तो दोस्तों अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, स्वागतम। जो लोग आ चुके हैं उनका स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों आज हम इंटीग्रेटेड सिस्टम की दो लेयर पर चर्चा करेंगे। नंबर एक डर्मिस और नंबर दो हाइपोडर्मिस। इन दो लेयर पे हमारी आपकी चर्चा होगी। डर्मिस जो लेयर होता है, डर्मिस जो लेयर होती है वो इसमें जो है अच्छी खासी इलास्टिसिटी पाई जाती है। मतलब ये इलास्टिक होता है, टफ होता है, थोड़ा टफ होता है। इसकी जो नीचे वाली लेयर होती है उसे डर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस, ये थोड़ी टफ होती है। मतलब डर्मिस लेयर जो होती है वो टफ होती है और टफ के साथ साथ इलास्टिक होती है। टफ होती है और इलास्टिक होती है। एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ ये लेयर कमजोर पड़ती जाती है और इसमें क्या हो जाता है, झुर्रियां जो होती है ना, उम्र के साथ साथ झुर्रियां पड़ना, ये इसी वजह से। मतलब एज के साथ साथ, एज के साथ साथ ये कमजोर पड़ती जाती है और झुर्रियां जो आती है हमारे शरीर में, इसी डर्मिस लेयर की वजह से आती है। तो दोस्तों इसको आप लोग बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान भाषा में, क्योंकि बहुत हार्ड तरीके से भी मैं नहीं समझाता हूँ, मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। डर्मिस जो है वो कैसा क्या है, सेकंड डीपर पार्ट ऑफ द स्किन। सेकंड डीपर पार्ट ऑफ द स्किन, सेकंड डीपर पार्ट ऑफ द स्किन। ओके, लोकेटेड just below of the epidermis, located just below epidermis, epidermis के जस्ट नीचे, ठीक है। ये डर्मिस हमारा होता है। अब ये कंपोस्ट किस चीज का बना होता है, कंपोस्ट ये बना किसका होता है, डर्मिस लेयर। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन एंड येलो इलास्टिक फाइबर, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर का बना होता है। यहाँ पे और क्या क्या पाई जाती है डर्मिस लेयर पे। जो डर्मिस लेयर होती है, आपने कल देखा, सब लोगों ने डर्मिस की फोटो बना के भेजी थी ना। तो डर्मिस लेयर में और क्या क्या पाई जाती है, तो डर्मिस लेयर पे हमारा ब्लड वेसल पाया जाता है, बीवी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, बीवी ब्लड वेसल, नर्व्स, ठीक, लिम्फ पाया जाता है, ठीक, लिम्फ पाया जाता है और ये लिम्फ, ठीक है। ग्लैंड, जिसमें से सीबेशियस ग्लैंड, मेन ग्लैंड क्या, सीबेशियस ग्लैंड, और हेयर फॉलिकल्स, सब कहाँ पाई जाती है, डर्मिस लेयर पे ही पाई जाती है। डर्मिस लेयर पे ही ये सब पाई जाती है। ब्लड वेसल, नर्व्स, लिम्फ, ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, ये सब यहीं पे पाई जाती है। अच्छा, डर्मिस लेयर भी हमारी जो है दो प्रकार की उससे मिलकर बनी होती है, दो प्रकार की, ठीक है।
दो प्रकार की क्या, दो प्रकार की लेयर से मिलकर बनी होती है डर्मिस लेयर भी। डर्मिस लेयर भी हमारी दो प्रकार की किससे बनी होती है, दो प्रकार की लेयर से मिलकर बनी होती है। तो यहां तक समझ गए आप। डर्मिस लेयर जो होती है वो टफ होती है, इलास्टिक होती है। एज के साथ साथ ये कमजोर पड़ती जाती है और झुर्रियां जो शरीर में आती है, झुर्रियां इन्हीं वजह से आती है। ठीक, डर्मिस लेयर होता कहां पे है, डर्मिस लेयर लोकेटेड जस्ट बिलो ऑफ द एपिडर्मिस। कंपोज किसकी बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन येलो इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। और डर्मिस लेयर में क्या क्या पाया जाता है, तो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, नर्व्स पाए जाते हैं, लिम्ब पाया जाता है, ग्लैंड पाया जाता है और हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पे ये सब चीजें पाई जाती हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब डर्मिस लेयर भी दो लेयर्स के मिल से बनी होती है। जैसे हमने देखा नहीं था किसको, क्या कहते हैं, अपना एपिडर्मिस को। तो एपिडर्मिस में लेयर बनी, लेयर पाई गई। ठीक है, ऐसे ही ये जो डर्मिस लेयर में भी दो लेयर की मिलती बनी होती है। डर्मिस लेयर है, ये दो लेयर से, इसकी ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, टू लेयर्स, दो लेयर से मिलके बनी होती है। नंबर एक, पैपिलरी। एक लेयर का नाम है पैपिलरी लेयर और दूसरा का नाम है रेटिकुलर। पहला पैपिलरी और दूसरा रेटिकुलर। डर्मिस divided in the two parts. First name is papillary layer, second layer name is reticular layer. ओके, ये समझ। अब पैपिलरी लेयर जो है वो जो है दो चीजों से मिलकर बनी होती है, कोलेजन से और मिलकर बनी होती है और क्या बना यहां पे, इलास्टिक फाइबर। Papillary layer composed two part. First part name is collagen and second part name is elastic fiber. ये जो लेयर होती है, ये जो पैपिलरी लेयर होती है, ये क्या है, एपिडर्मिस से चपकी होती है, एपिडर्मिस से चपकी होती है। एपिडर्मिस का जो लेयर होती है उनसे ये लेयर चपकी हुई होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे बोले, इट इज द लेयर एडजेसेंट टू एपिडर्मिस एंड कंसिस्ट ऑफ फाइन इलास्टिक फाइबर्स। मतलब ये पैपिलरी लेयर होती है, ये किससे बनी होती है, किससे साथ एडजस्ट होती है, एडजस्ट होती है एपिडर्मिस के साथ में, एपिडर्मिस के साथ में इसका एडजस्टमेंट होता है और कंसिस्ट होती है और बनी हुई होती है किससे, कंसिस्ट होती है किससे, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन से ये बनी हुई होती है। ठीक है, समझ गए बात को? आज थोड़ा टाइमिंग हमने जल्दी लिया क्योंकि कहीं और जाना भी है। ठीक है दोस्तों, तो पैपिलरी लेयर कंसिस्ट कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर एडजेसेंट बाय एपिडर्मिस। मतलब एपिडर्मिस से ये एडजेसेंट होती है, मतलब इससे चपकी भी होती है। ओके, अच्छा, आपने एपिडर्मिस में, आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं, ठीक है, जैसा आप इसे फोटो से देखेंगे।
यहां तक तो आपने देखा था, ये क्या था, एपिडर्मिस था, और उसके नीचे एक पार्ट होता है डर्मिस का। ओके, अच्छा यहां पे लाल पेन नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने उसको ऐसे डिनोट कर दिया है। तो ये समझिए कि ये जो हरा वाला लाल है और नीला वाला नीला है, तो ये वेन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर्टरी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे भी वेन और आर्टरीज इस डर्मिस लेयर पे पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वेन और आर्टरीज पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो लाइनिंग्स है, इस तरह की जो लाइनिंग्स होती हैं, ये होती है आपकी, इसे कहते हैं आर रेटिक रेटिकुलर लेयर। ठीक है, ये है रेटिकुलर लेयर। और ऊपर की ओर आपको इस तरह से जो दिखता है, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऐसा होता है, ऐसे प्रोजेक्शन, इस तरह से जो प्रोजेक्शन पाई जाती है आर्टरी के पास में, वेन्स के पास में, ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब कि एपिडर्मिस लेयर पे जो प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जो प्रोजेक्शन टाइप की संरचना होती है, प्रोजेक्शन वाली संरचना, ठीक है, प्रोजेक्शन वाली संरचना, ऐसी संरचना, मतलब कि ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो प्रोजेक्शन इस तरह की जो संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, उन्हें क्या है, हम क्या कहते हैं, एपिडर्मल एज कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एपिडर्मल एज। मतलब कि डर्मिस के लेयर पे जो प्रोजेक्शन वाली संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें एपिडर्मल एज कहते हैं। अच्छा, यही जो एपिडर्मल एज होती है ना, ये जो एपिडर्मल एज होती है, जैसे यहाँ पे जो लाइनिंग पाई जाती है शरीर में, जितनी भी शरीर में लाइनिंग पाई जाती हैं, ठीक है, ये एपिडर्मल एज होती है। ये इनका इंप्रेशन, ये इतने यूनिक होते हैं कि यही हमारे फिंगरप्रिंट, जब हमारा फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो यही वो फिंगरप्रिंट होती है। ये जो एपिडर्मल एज है, यही एपिडर्मल एज जो है वो क्या होती है, हमारी फिंगरप्रिंट को रिप्रेजेंट करती है। इतनी महत्वपूर्ण होती है। और आप जानते हो फिंगरप्रिंट क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है, सबकी फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है। तो ये जो एपिडर्मल एज है, यही एपिडर्मल एज क्या करती है, फिंगरप्रिंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिंगरप्रिंट, ये जो एपिडर्मल एज है, वो एपिडर्मल एज ही हमारी क्या है, फिंगरप्रिंट को रिप्रेजेंट करती है। ये बात हो गई। अच्छा, पेपिलरी जो लेयर होती है, यहाँ पे एक सेल पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइट सेल। फैगोसाइट सेल, फैगोसाइट सेल। यही सेल जो है क्या करती है, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। ठीक है, ये जो फैगोसाइट्स होते हैं, इतनी बातें जानना जरूरी थी किसमें, पेपिलरी लेयर में। ठीक है, अब बात आई कि ये तो बात पेपिलरी लेयर होगी, ये रेटिकुलर। अब हम बात करते हैं रेटिकुलर लेयर की, डर्मिस में पाए जाने वाले रेटिकुलर लेयर की।
आपको देखिए हमने यहाँ बताया ना, इस तरह की जो संरचनाएं पाई जाती है क्या होती है, रेटिकुलर लेयर की होती है। ये जो हमने फिगर बनाया है, ये इस तरह की संरचना रेटिकुलर लेयर मतलब जालीदार। ये कैसी है, ये जालीदार है। जालीदार जो संरचना पाई जाती है स्किन के अंदर डर्मिस लेयर पे, उसे रेटिकुलर लेयर कहते हैं। ठीक है, जालीदार संरचना। नेट लाइक स्ट्रक्चर, आप इसको क्या बोल सकते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर। जालीदार नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलर लेयर। ये समझ गए। यहीं पे पाई जाती है, यहीं पे पाई जाती है आपकी ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज। ये क्या करती हैं, ये करती है सपोर्ट किसका, स्किन का। ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज दोनों मिलकर सपोर्ट करती है स्किन का, हेयर फॉलिकल्स का, हेयर फॉलिकल्स का, फैट सेल का, नर्व्स का, ठीक है, और स्वीट ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड। इन सब का क्या करती है, ये सपोर्ट करती है। ठीक है, इन सब का ये सपोर्ट करती है। अशोक यादव, ठीक है। अच्छा, इनका फंक्शन क्या क्या होता है, रेटिकुलर जो ये जो लेयर है इसका फंक्शन क्या क्या होता है, ये करता क्या है, रेटिकुलर लेयर से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। ये स्ट्रेंथ आता है, स्किन को क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी मतलब लचकदार बनाना, किसको, स्किन को। ये स्किन को इलास्टिसिटी देते हैं और डिफेंस करते हैं। डिफेंस किससे करते हैं, फॉरेन जो बाहरी बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सब से क्या करते हैं, बचाते हैं। अच्छा, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, रेटिकुलर जो लेयर से इनकी बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, हेयर साइकिलिंग में। हेयर साइकिलिंग समझते हैं, हेयर का एक चक्र होता है, टूटना, बनना, रिपेयर होना, ठीक है। तो ये जो है रेटिकुलर लेयर की वजह से ही यहाँ पे क्या होती है, हेयर साइकिलिंग होती है। और सबसे बड़ी बात, वुंड हीलिंग मतलब फोड़ों फुंसियों की हीलिंग। ये सब अगर हमारा रेटिकुलर लेयर ना हो तो हेयर साइकिलिंग ना हो, रेटिकुलर लेयर ना हो, वुंड्स की हीलिंग ना हो। समझ रहे, वुंड्स माने फोड़े फुंसियों की हीलिंग ना हो। ठीक है, समझ बात आ गई। ये बात आपको जानना जरूरी है कि डर्मिस में पाए जाने वाले पैपिक, ठीक है, ये जो है जो आपका पी लेयर है, पी लेयर माने क्या है, पी लेयर माने पैपिलरी लेयर। ये जो पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर का फंक्शन क्या है हमारे स्किन में, ये चीज हमने आप लोगों को आज ये चीज बताई कि डर्मिस लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है स्किन में। ठीक है, अब आपको बताऊंगा मैं कि हाइपोडर्मिस लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है। तीसरी लेयर स्किन में जो पाई जाती है वो पाई जाती है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, हाइपोडर्मिस लेयर कौन सी लेयर होती है, सबसे आखिरी वाली। मतलब सबसे आखिरी का मतलब क्या हो गया, सबसे नीचे वाली लेयर। ठीक है, जहां पे क्या क्या होता है। अच्छा, हाइपोडर्मिस लेयर को और क्या क्या बोलते हैं मालूम है,
हाइपोडर्मिस लेयर के दो नाम और भी हैं। हाइपोडर्मिस लेयर का एक नाम, दूसरा नाम। तो हाइपोडर्मिस का लेयर का नाम है सुपरफेशियल फेसिया। सुपरफेशियल फेसिया ये भी बोला जाता है इसको, सुपरफेशियल फेसिया। एक नाम इसका ये है, ये भी है हाइपोडर्मिस का। और एक नाम इसका और है, वो ये है सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये हाइपोडर्मिस जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डीप लेयर ऑफ द स्किन। डीप लेयर, सबसे डीप लेयर जो स्किन की सबसे डीप लेयर है वो है। इसका कलर कैसा होता है? आप ये भी कह सकते हैं कि हाइपोडर्मिस लेयर सबक्यूटेनियस टिश्यू का बना होता है, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, हाइपोडर्मिस लेयर सबक्यूटेनियस टिश्यू का बना होता है। सबसे डीप लेयर स्किन की हाइपोडर्मिस होती है। इसका कलर कैसा होता है? कलर, रंग येलोइश, लाइट येलोइश भी होती है, हार्ड येलोइश भी होता है, ये दोनों हो सकता है। लेकिन कलर इसका कैसा होगा? येलोइश होगा। ये डिपेंड किस पे करता है कि इसका रंग कैसा होगा? तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैरोटीन। इस पिगमेंट का क्या नाम है? कैरोटीन। कैरोटीन जैसा ज्यादा मात्रा में होगा तो हार्ड कलर हो जाएगा, ज्यादा येलो होगा। कैरोटीन कम मात्रा में पाया जाएगा तो लाइट कलर का होगा। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस का कलर कैसा होता है? येलोइश। अच्छा, ये मिलके किससे मिलके बना होता है? कंसिस्ट किस चीज से मिलके बना होता है? तो इसमें दो टिश्यूज आती है, एक कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का भी बना होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू का भी बना होता है। ठीक है, और एक नाम और आता है एडिपोस टिश्यू। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोस टिश्यू का मिलकर ये बना होता है हाइपोडर्मिस लेयर। ये प्रोटेक्ट क्या करता है? ये जो हाइपोडर्मिस लेयर है ये किसका प्रोटेक्शन करता है? प्रोटेक्शन किसका करता है? तो ये प्रोटेक्शन करता है किसका? ये प्रोटेक्शन किसका करता है? इंटरनल ऑर्गन जो अंदरूनी ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स, मसल्स एंड बोन्स, ये किसका प्रोटेक्शन करता है? प्रोटेक्शन करता है इंटरनल आंतरिक अंग है उनका, मसल्स है उनका, और बोन्स का ये प्रोटेक्शन करता है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात ये करता क्या है? ये जो है हमारा जब टेम्परेचर चेंज होता है ना, टेम्परेचर चेंजेस में हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। रेगुलेशन 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो है हमारी बॉडी जो है 38, 39, 40, 41, 42, 45, यहाँ पे क्या है, हमें शरीर को रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने की बॉडी को जरूरत होती है। तो हमारा जो है हाइपोडर्मिस लेयर में जो है वो जो है हमारा क्या काम करता है? टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। अच्छा, ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है ये किसका बना होता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट सेल का बना होता है, फैट सेल का। और यही फैट सेल हमें हमारी स्किन को क्या देती है? एनर्जी देती है। यही फैट सेल हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। मतलब हमारे इस हाइपोडर्मिस लेयर की
एनर्जी, न्यूट्रिशन, उसकी मेंटेनेंस का काम कौन करता है? ये सब क्यूटेनियस टिश्यू में पाया जाने वाला फैट सेल, सब क्यूटेनियस टिश्यू में पाया जाने वाला जो फैट सेल है वही हमें एनर्जी, हाइपोडर्मिस लेयर को न्यूट्रिशन, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी बातें आपको स्किन को समझाने की, क्योंकि जब तक आप ये सब चीजें नहीं समझते, जब तक आप ये सब चीजें आप नहीं समझते तब तक आप स्किन को तो नहीं समझ पाएंगे। आप स्किन को तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको पहले किसी भी सिस्टम की नॉलेज, उस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों की बाद में चर्चा करते हैं, पहले उस सिस्टम की नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है। जब तक आप वो नॉलेज आपके पास नहीं होगी तब तक आप स्किन से संबंधित किसी भी बीमारी का इलाज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसके आंतरिक हिस्सों का, जो आंतरिक हिस्से हैं उनके वर्क फंक्शन को पता ही नहीं है, उनकी कार्य क्या वो काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप सोचेंगे बीमारी के बारे में तो आपको वहां से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है उस पर आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो बात आ गई कि हमने आपको बता दिया, हमने आपको तीनों की नॉलेज दे दी, हमने आपको नॉलेज दे दी डर्मिस, एपिडर्मिस की दे दी, डर्मिस की दे दी और हाइपोडर्मिस की दे दी। मतलब इंटीग्रेटरी सिस्टम के बारे में आपको पूरी नॉलेज, आपकी इसकी जो कार्य क्षमता है कैसे काम करती है, स्किन में होता क्या क्या है, स्किन में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, उनके वर्क फंक्शंस क्या होते हैं, मेलेनिन कैसे मिलता है, हमारी बॉडी में जो ये टिश्यूज हैं उनका काम क्या है ना, ये सब चीज़ें आपको नॉलेज अच्छी तरह से होना जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात है बीच बीच में इन सब का जिक्र आएगा, बीच बीच में इन टिश्यूज का जिक्र आएगा, इनके वर्क फंक्शन का जिक्र आएगा। जब आप किसी डिजीज की पूरी एटियोलॉजी पढ़ेंगे तब, जब उसकी डीप स्टडी करेंगे तब ये सब जिक्र आएंगे, इसलिए इनका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। ये आपको बेसिक नॉलेज जो हमने दिया है ये नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, हमने आपकी आज इंटीग्रेटरी सिस्टम की क्लास को एंड किया है, मतलब एपिडर्मिस को बता दिया, डर्मिस को बता दिया और हाइपोडर्मिस को बता दिया। ये तीनों ही लेयर के बारे में आपने नॉलेज ले ली। ठीक है, अब बात आती है कि सर, अच्छा इसी में आपको बता दें कि हाइपोडर्मिस में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आज मैं सोचा था हाइपोडर्मिस में क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो जान लीजिए आप। हाइपोडर्मिस में कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। हाइपोडर्मिस रीजन हमारा जब डिस्टर्ब होता है क्या क्या होता है। हाइपोडर्मिस जब हमारा होता है तो आपको एक प्रॉब्लम खासकर मिलेगी, वेट सोर। हाइपोडर्मिस जब डिस्टर्ब होगा, जब हाइपोडर्मिस में खराबी आएगी तो आपको एक प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी, वो है वेट सोर। ठीक है, और दूसरी हाइपोथर्मिया, दूसरी बीमारी का नाम है हाइपोथर्मिया। ठीक है, अच्छा बेड सोर तो सब जानते हैं, बेड पे होने वाला ये शरीर में होने वाला वुंड। ठीक है, हाइपोथर्मिया क्या होता है। हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया क्या होता है, डेंजरस बॉडी टेम्परेचर लॉस। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर लॉस हो जाता है तो ये होता है हाइपोथर्मिया, मतलब डेंजरस ड्रॉप ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, डेंजरस ड्रॉप ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। अच्छा एक चीज और, 3rd डिग्री बर्न्स, जब हम जल जाते हैं ना, और 3rd डिग्री मतलब एक 1st डिग्री होता है, 2nd डिग्री होता है, एक 3rd डिग्री, तो वह उसी तरह समझिए, 1st
सेकंड थर्ड, फर्स्ट डिग्री वन एपिडर्मिस वन, सेकंड डिग्री वन डर्मिस वन, थर्ड डिग्री वन हाइपोडर्मिस वन। ठीक है, तो इस तरह से आप कहां पे आ गए, आपने समझ लिया कि हाइपोडर्मिस तब जब बर्न होता है जब हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री बर्न्स बोलते हैं, जब हम हाइपोडर्मिस रीजन हमारा बर्न होता है। डायग्नोसिस में हाइपोडर्मिस वन। ठीक है, ये अच्छा, यहां पे जब ये अपना जब हाइपोडर्मिस इफेक्टेड होता है तो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं बॉडी पे। क्या आता है, डार्क स्पॉट्स, जब हमारा हाइपोडर्मिस, ठीक है, अच्छा, और स्वीटिंग, जो पसीना निकलता है ना, जब यहाँ स्वीटिंग लेस, मतलब जब पसीना निकलता है, अगर हाइपोडर्मिस हमारा डिस्टर्ब होगा तो हमारे शरीर से पसीना कम निकलेगा और हमारे शरीर में डिक्रीज ब्लड फ्लो, हमारा शरीर का ब्लड फ्लो भी कमजोर हो जाएगा जब हमारा हाइपोडर्मिस डिस्टर्ब होगा। एक बीमारी और होती है, एक बीमारी और जान लिया, सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस नाम की एक बीमारी होती है, जब हमारा हाइपोडर्मिस डिस्टर्ब हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ ऑफ टीनी कलेक्शन इंफ्लेमेटरी सेल, मतलब यहाँ पे कोई टीनी कलेक्शन हो जाता है, मतलब कोई छोटा मोटा सा कलेक्शन हो जाता है, इस हाइपोडर्मिस रीजन पे इंफ्लेमेशन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सार्कोडोसिस। और यहीं पे जब आपका हाइपोडर्मिस रीजन डिस्टर्ब होगा तब हो जाएगा आपको ट्यूमर भी। इसी वजह से होता है, स्किन में जो ट्यूमर्स होते हैं ना, हाइपोडर्मिस के डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। हाइपोडर्मिस में जब प्रॉब्लम होगी तो स्किन में जो ट्यूमर्स होते हैं वो हाइपोडर्मिस की डिस्टर्बेंस, हाइपोडर्मिस लेयर की डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही बात हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस डिस्टर्ब होगा तो क्या क्या होगा, वेट शोर होगा, हाइपोथर्मिया होगा, थर्ड डिग्री बर्न में भी हाइपोडर्मिस डिस्टर्ब होगा, सार्कोडिस, ट्यूमर, ये सब चीजें प्रॉब्लम आती है जब हमारा हाइपोडर्मिस रीजन डिस्टर्ब होता है, हाइपोडर्मिस लेयर डिस्टर्ब होता है। अब आज हम उस पड़ाव पे आ चुके हैं कि जब हम छोटी सी बात कल की, मतलब नेक्स्ट, आज वेडनेसडे है, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे से हमारा कार्यक्रम चालू हो रहा है स्किन रेमेडीज, स्किन रेमेडीज। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन्स। अब हम उस पायदान पे आ चुके हैं कि जब हम आपको बताएं कि स्किन रेमेडीज में प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाइयां और इट्स प्लांट हिस्ट्री, हम सिर्फ उन चीजों का जिक्र करेंगे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में स्किन की कौन कौन सी रेमेडीज है। ठीक है, और उसमें जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स हमारी कितनी, उनकी जो हिस्ट्री है, प्लांट्स के अंदर क्या क्या है, मान लीजिए कोचिलेरिया है तो कोचिलेरिया में क्या क्या है, ठीक है, लाइकोपोडियम है तो लाइकोपोडियम में क्या क्या है,
नक्स बोन का है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन में एक बातें जो कही जाती हैं वो कही जाती है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नॉन पॉइजनस प्लांट्स, एक वर्ड बोला जाता है नॉन पॉइजनस प्लांट्स, और बताऊं मैं आपको ये गलत है। 15 प्लांट्स ऐसे हैं जो पॉइजनस है, 15 प्लांट्स ऐसे हैं जो पॉइजनस है, इलेक्ट्रोपैथी में प्रयोग किए जाते हैं। तो पॉइजनस प्लांट्स भी इलेक्ट्रोपैथी में यूज किए जाते हैं, लेकिन हम उनके नॉन पॉइजनस जो पार्ट है उससे स्पेशलिस्ट निकालते हैं। ये कहानी है, ठीक है। अच्छा, पहला वर्ड आ जाता है जो स्किन रेमेडीज में आता है, पहला वर्ड आता है वो आता है फंक्शनल, फंक्शनल, ठीक है, एंड मेटाबॉलिक स्किन रेमेडीज। हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक स्किन रेमेडीज के बारे में। फंक्शनल जो फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस रखते हैं, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रखते हैं। स्किन रेमेडीज मतलब स्किन रेमेडीज में फंक्शनल और मेटाबॉलिक स्किन रेमेडीज कौन कौन से हैं, ये चीज आपको जाननी है। इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें S1, S2, S3, S5 और हम SL पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, S1, S2, S3, S5, SL, ये है हमारी स्किन रेमेडीज। फंक्शनल और मेटाबॉलिक रेमेडीज की श्रृंखला में S1, S2, S3, S5, SL, ये है हमारी स्किन रेमेडीज। नंबर 2 लिम्फेटिक रेमेडीज। लिम्फेटिक रेमेडीज, तो लिम्फेटिक रेमेडीज में जो है वो आप केवल एक है, वो है L1, ठीक है, केवल L1। और नंबर 3 पे ब्लड रेमेडीज कह लीजिए या वेन आर्टरी रेमेडीज कह लीजिए, ठीक है। तो इसमें A1, A2 और A3 ये पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे क्या आ गया, नर्वस रेमेडीज। तो नर्वस रेमेडीज में क्या है, F1, ठीक है। और फिर जर्मीसाइड रेमेडीज, कीड़े मारने वाली, जर्मीसाइड बैक्टीरिया मारने वाली जर्मीसाइड रेमेडीज में वर्मन। छठवें नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू नहीं कहेंगे इसे आप कह लीजिए कैंसरस एंड टिश्यू रेमेडी। कैंसरस एंड टिश्यू रेमेडी जब इसे लिखते हैं तो ये कैंसर वाली जो C ग्रुप की रेमेडीज आ जाती हैं वो आ जाती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे C1, C2, C3, C5, ठीक, ये पढ़ें C1, C2, C3, C5, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा इसमें, हेरिडिटी क्या पढ़ेंगे, मेन वन। तो हमें पूरी की पूरी जो स्किन रेमेडीज हैं ये आ गई पूरी। और इलेक्ट्रिसिटी कौन सी आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी पांचों आएंगी, BE, GE, RE, YE, ठीक है, WE और APP, ये सब ये सब। तो हम जब अगली क्लास जो हमारी आगे आने वाली क्लास होगी, अब वो क्लास चालू हो जाएगी आपकी यहां से, कहां से, स्किन रेमेडीज एंड इट्स प्लांट हिस्ट्री। मतलब अब हम आगे जब आपकी क्लास लेंगे तो आपको सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे कहां पर, सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे
लिम्फेटिक सिस्टम की पहली रेमेडीज। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है? लिम्फेटिक सिस्टम में आपका एस ग्रुप आता है और एल ग्रुप आता है। तो एस ग्रुप और एल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जो जिक्र करेंगे वो जिक्र करेंगे S1, मतलब इसको फ्लोसो 1। इसके सबसे पहले आपकी जो स्टडी होगी वो 1 2 3 4 ये जो 9 प्लांट्स हैं, ये 9 प्लांट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। मतलब नेक्स्ट क्लास शुरू होगी कहां से? 9 प्लांट से शुरू होगी। इनके बारे में आप डीप स्टडी आपको मैं कराऊंगा। यहां से आपकी चालू होगी वो पढ़ाई जिसमें हम स्किन डिजीज को कहाँ ट्रीट करना है, कैसे देना है, S1 को क्यों देना है। सबसे पहली कहानी कि S1 को क्यों देना है। अच्छा, S1 में कोचिलेरिया क्या है, ठीक है, और बहुत सारे जितने प्लांट्स हैं आपको कह दीजिए, वो सारी प्लांट्स के बारे में आपसे डिस्कशन होगा, ठीक है। हाइटिस्टिस के बारे में डिस्कशन होगा। आप लोग अब समझ लीजिए आप वहां चालू होने जा रहे हैं जहां से हम स्किन की रूपरेखा कहां से चालू होती है, वहां से चालू हो गया। कोचिलेरिया के प्लांट की स्टडी, हाइटिस्टिस के प्लांट, ये 9 प्लांट जान लेंगे तो S2 में केवल लाइकोपोडियम है। 9 प्लांट यहाँ जान लिया तो S2 में केवल लाइकोपोडियम है। S3 में केवल एक प्लांट है। फिर S5 में एक ही प्लांट है, बारबेरीज है। तो इस तरह से सिर्फ एक प्लांट, यहाँ हमने 9 प्लांट जाना, बस एक एक प्लांट हम जानते चले जाएंगे और पूरी S1 की हिस्ट्री, S2 की हिस्ट्री, S3 की हिस्ट्री, S5 की हिस्ट्री निकल के सामने आ जाएगी कि उसके फंक्शंस क्या क्या है और वो हमारे स्किन डिजीज में क्या फंक्शन करते हैं, स्किन को कैसे वो क्योर करते हैं। पढ़ेंगे पूरा, लेकिन स्किन में हम सारी जो पढ़ाई होगी वो स्किन के अंदर होगी। अब हम बाहर जो हमें थ्योरी पढ़नी थी, जो हमें और डिस्कशन करने थे, वो डिस्कशन अब हमारी कंप्लीट हो गई है। हमारी पूरी इंटीग्रेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमें पूरी उसकी हिस्ट्री मिल गई। अब हमें वहां पहुंचना है जहां से हम अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानेंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्लांट्स को जानेंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयों को जानेंगे, और वो भी स्पेशल स्किन डिजीज में कौन सी दवा दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट मतलब आज बुधवार है और कल की छुट्टी और परसों फ्राइडे में से हम चालू करेंगे 9 प्लांट्स। कोचिलेरिया पहला प्लांट, हाइड्रोस्टिस दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट स्टोफिलोरा नोडोसा, नेस्टेडम ऑफिशियलिस, टोसिल्को सर्फेरा, स्माइलिस मेटिका, वेरेनिका ऑफिशियलिस, मेट्रोकेनिया टेबुला और लक्स मोविका। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा आपके सामने कि S1 को यूनिवर्सल मेडिसिन, यूनिवर्सल रेमेडी क्यों कहा जाता है। यहाँ पे एक सवाल ये आएगा। इसलिए जो लोगों को पता हो मुझे बताएं कि S1 को यूनिवर्सल रेमेडी क्यों कहा जाता है। नहीं तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आप लोग भी पहले बताइए कि S1 को ही यूनिवर्सल मेडिसिन क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे हम। देखिए क्लास जो होगी ना वो 3:30 बजे से 5 बजे के बीच ही होगी। हमारी हर क्लास 3:30 से 5 के बीच में ही होगी। तो आप लोग हमारे ग्रुप में ये देखा करिए सर का मैसेज आया कि नहीं आया। 3:30 बजे तक हर हाल में आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, लिंक का मैसेज पहुंच जाएगा। तो बस आपको देखना क्या है, 3 बजे मोबाइल खोला और चेक कर लिया कि सर का मैसेज आया कि नहीं आया। बस समझ लीजिए भाई 3 बजे तो उठ के देख सकते हैं, दिन भर मत देखिए, 3 बजे देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक।
थैंक यू सो मच। अभी बस 1 मिनट के अंदर में आपके साथ फिर हाजिर होते हैं।